So, hello everyone, welcome to our current batch for board 2025. In this lecture, we are going to do chapter number 6 of class 12th geography. और ये हमारे इस सीरीज का चैप्टर नंबर 6 यानी लेक्चर 6 होने वाला है। इससे पहले के जो 5 चैप्टर हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, तो नीचे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और बीच में एक सरप्राइज टेस्ट भी है आपके लिए प्रीवियस चैप्टर से, तो उसको भी अगर आपने अटेम्प्ट किया, उससे क्वेश्चन आपने कर लिए, तो आप एक सही डायरेक्शन में हैं। वो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ज़रूर करना, ठीक है। और चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर। देखो, इससे पहले मैं एक अपना इंट्रो दे देता हूँ। माय नेम इज़ ऋषभ एंड आई एम अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट। और आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, ये हमारा जो सीरीज़ है करंट बैच, ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले होंगे आपके बोर्ड से रिलेटेड या फिर CUET से रिलेटेड, वो सब हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इंक्लूड है वो। और अगर आपने उसको फॉलो किया उस लेक्चर को और आपने अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा स्कोर कर लिए, तो आपकी फ़ोटो हम इस अपने हॉल ऑफ फेम पे लगाएंगे और आप हमारे अचीवर्स बनेंगे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए खुला हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पे ये जो नीचे लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए पड़े हुए हैं, ठीक है। PYQs पड़े हुए हैं, CUET के भी PYQs पड़े हुए हैं वहाँ पे, एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, बोर्ड्स के पेपर पड़े हुए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ये हमारा ज्योग्राफी का पहला बुक कंप्लीट होगा ना, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम सबको एक साथ कंबाइन करके वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, ताकि आपको एक ही PDF में सब कुछ मिल जाए। तो आपको उसके लिए टेलीग्राम हमारे चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और 12th के बाद जितनी भी आपकी भर्ती आएंगी वहीं पे अपडेट की जाएंगी कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कब फॉर्म भरना है। जो भी एस्पिरेंट SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड गाइडेंस और जितने भी एग्ज़ाम मटेरियल्स होते हैं वहाँ पर अपलोड किए जाएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी है हमारे इस हैंडल पे, जो इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पे फॉलो करके आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखो, लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक आपके बुक में चार्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा एक पूरे चैप्टर का ना रफ आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो, जो सर्विस सेक्टर होता है, ये हमारा जो चैप्टर है ना, वो टर्शरी एक्टिविटी, क्वाटरनरी एक्टिविटी और क्वीनरी एक्टिविटी पे बेस्ड है। इस चैप्टर में हम ये 3 एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसको हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी और सेकेंडरी अपने 4th और 5th चैप्टर में पढ़ लिया है। प्राइमरी में क्या होता है, जो चीज़ हम नेचर से डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, और जो नेचर से हमने चीज़ ली उसको हम कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और उसकी वैल्यू को एड ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, टर्शरी एक्टिविटीज़ में हम जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और जो सर्विस सेक्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मैन पावर, ठीक है। सर्विस सेक्टर की जो टर्शरी एक्टिविटी है, यानी जो हमारी टर्शरी एक्टिविटी है, इसकी जो सबसे मेन कंपोनेंट क्या होगा, उसका मेन कंपोनेंट होगा मैन पावर, ठीक है। टर्शरी एक्टिविटीज़ में बहुत चीज़ें आती हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ में जैसे आपका पहला जो टर्शरी एक्टिविटी में आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। दूसरी चीज़ आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तीसरी चीज़ आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन एंड चौथी चीज़ आप पढ़ोगे सर्विस, ठीक है। उसके बाद क्वाटरनरी एक्टिविटी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। ये चौथी हो गई और ये 5वीं हो गई। 5 सेक्टर होते हैं। अभी तक आपने 3 ही पढ़ा था, लेकिन इस क्लास में 12th में आपको 5 पढ़ने पड़ेंगे। आप आगे जाओगे तो और भी सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में जैसे आप इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, डिसीजन में IAS IPS जो होते हैं इसी में होते हैं, क्वीनरी एक्टिविटीज़ में वो होते हैं वो, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इन सब का एक एक रफ आइडिया ले लेते हैं अचानक धीरे से, ताकि आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू भी मिल जाए और हम चैप्टर को आसानी से पढ़ भी पाएँ, ठीक है। देखो, ट्रेड एंड जो कॉमर्स होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब होता है जो भी चीज़ ट्रेड होती है। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट जाते हो तो वहाँ पे बहुत सामान चीज़ें मिल रही होती हैं, तो वो क्या होती हैं, एक सर्विस होती है जो दुकानदार आपको दे रहा होता है। सर्विस क्या होती है, सर्विस मीन्स आप कोई सर्विस ले रहे हो किसी से और उसको आप उसके सर्विस के बदले आप कुछ पे कर रहे हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सर्विस, ठीक है।
ट्रेडिंग ट्रेड सिर्फ वही होता है, ठीक है। ट्रेड का मतलब होता है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड आइटम्स, ठीक है। अब जो जहाँ पे ट्रेडिंग ये परफॉर्म की जाती है ना, उसको हम ट्रेडिंग सेंटर बोलते हैं। और ट्रेड जो होता है ना, वो सिर्फ प्रॉफिट सेंट्रिक होता है। और ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है कि आपका ट्रेड में प्रॉफिट कितना हुआ है। और इसमें बता दूं मैं, ट्रेड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होलसेल ट्रेडिंग, होलसेल ट्रेडिंग, और दूसरा रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। अब ट्रेड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो ट्रेड जहाँ पे होता है ना, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी जो मार्केट होता है, मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रूरल मार्केटिंग सेंटर एंड अर्बन, ठीक है। और यहीं पे दोनों परफॉर्म की जाती हैं। यानी होलसेल ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, रिटेल भी होती है। यहाँ पे भी होलसेल होती है, रिटेल होती है, दोनों होती है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अभी आगे चल के डेप्थ में देखेंगे कि क्या क्या होता है यहाँ पे। जैसे अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी क्वेश्चन जब आएगा ना तो साथ में करेंगे इसको थोड़ा सा, और तब वहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में आप देखोगे रेलवे नेटवर्क्स हैं हमारे पास, रोड नेटवर्क्स हैं। ये सब किसके पार्ट हो गए? लैंड नेटवर्क, लैंड ट्रांसपोर्ट के, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट के हो गए। वाटर में आप देखोगे तो इनलैंड वाटरवेज होते हैं जो हमारे देश में ही बहती हैं। देश में भी तो बहुत सारी नावें चलती हैं, ठीक है। इसमें आप अपने पहली सेकंड बुक जो है ज्योग्राफी को, उसमें पढ़ा होगा आपने, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज के बारे में। और फिर एक होती है ओशियानिक वाटरवे, ठीक है। फिर एयर की बात करें तो एयर में भी होती हैं, पर एक पैसेंजर सर्विस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है तो आप किस में जाओगे? पैसेंजर वाले एरोप्लेन से जाओगे। और एक होती है जो कार्गो सिर्फ ले जाती है, जो सामान सिर्फ ले जाती हैं, ठीक है। अगर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में आप सबसे पहले देखोगे कि कम्युनिकेशन को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों कहते हैं। फिर जो कम्युनिकेशन का आज का प्रेजेंट फॉर्म है उसका टेली कम्युनिकेशन, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑडियो विजुअल के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब देखो सर्विस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है आपके बुक में। सर्विस में जैसे फाइनेंशियल बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रियल स्टेट का जो बिजनेस होता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विस होती है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विस में क्या होता है? पर्सनल सर्विस का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कोई रूरल एरिया से कोई अगर इंसान आया है तो आप उसको ऐसा एम्प्लॉय हायर कर लेते हो अपने डेली लाइफ में हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जांपल वो आपके लिए झाड़ू लगा देगा, खाना बना देगा। तो ये क्या होता है? एक पर्सनल सर्विस होती है। वो आपको अपनी पर्सनल सर्विस दे रहा है, ठीक है, आपके लिए पर्सनल सर्विस दे रहा है वो, ठीक है। और क्वाटेनरी एक्टिविटीज यानी जो फोर्थ सेक्टर होता है, फोर्थ हमारा होता है डिवीज़न, उसमें वो कौन से बेस्ड पे होता है? वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला बेस्ड होता है, ठीक है। और जो क्वीनरी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सबसे हायर लेवल की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें स्पेशलिस्ट होते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, वो जो गवर्नमेंट है यानी जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर हम उनको डिवाइड करें कि कौन से सेक्टर में आएंगे वो, तो वो किस में आएंगे? हमारे क्वीनरी एक्टिविटीज़ में आएंगे, ठीक है। कंसल्टेंट जो होता है, कंसल्ट करते हैं, आपकी जो बात सुनते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो किस में आएंगे? क्वीनरी एक्टिविटीज़ में आएंगे। जो पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स होते हैं वो किस में आएंगे? इसी में आएंगे, क्वीनरी एक्टिविटीज़ में। यानी जो IAS IPS होते हैं वो क्वीनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं, ना कि टर्जरी या सेकेंडरी। हाँ, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उनको हम टर्जरी सेक्टर में रख देंगे, एक्टिविटीज़ में रख देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, ये एक क्लासिफिकेशन किया गया तो आप इसको मानना पड़ेगा। चलो अब हम क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये बोलता है कि सर्विस सेक्टर इज़ रिलेटेड टू। सर्विस सेक्टर अभी हमने देखा, सर्विस सेक्टर किससे रिलेटेड होता है? सर्विस सेक्टर रिलेटेड होता है टर्जरी एक्टिविटीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड प्रोफेशनल सर्विस। इनमें से कौन सी प्रोफेशनल सर्विस होती है? अब प्रोफेशनल सर्विस का एग्जांपल, प्रोफेशनल सर्विस का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो प्रोफेशनल सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें एक पर्टिकुलर एक कोई स्किल होनी चाहिए आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, तो आपके पास एक स्किल है, यानी आपके पास पढ़ाने का स्किल है, आपको वो नॉलेज है जो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल सर्विस बोलते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ वर्कर, इसके पास भी एक उसका जो हेल्थ से रिलेटेड जो स्किल चाहिए वो होती हैं, तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल सर्विस है। इंजीनियरिंग तो बिल्कुल है, लॉ बिल्कुल है, मैनेजमेंट बिल्कुल है। तो ये सारी क्या है? ये प्रोफेशनल सर्विस हैं, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। आप भी थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आप भी, मैं 5 सेकंड का वो लूँगा, ठीक है, 5 सेकंड का एक गैप लूँगा, उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो 5 सेकंड में आपको भी क्वेश्चन पढ़ के और समझ के एक
सही आंसर बताना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा वो करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप तब तक अटेम्प्ट करो, मैं देखता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइन्स वेयर ड्रॉन ऑन द मैप टू जॉइन प्लेस इक्वल्स इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच देम। इसका मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे यहाँ पे बीच में एक दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली से ये पटना है। ठीक है, पटना, TNA पटना, और ये है मनाली, मनाली। ठीक है, तो दिल्ली से पटना की जो दूरी है ना, ये जो दिल्ली से पटना की दूरी है, ये है 793 किलोमीटर। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे इतना है नहीं, इससे ज़्यादा है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये मनाली से दिल्ली भी है 793 किलोमीटर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से अगर दो जगहों की दूरी सिमिलर है, जैसा आपने एग्जांपल देखा कि पटना से दिल्ली की भी दूरी उतनी ही है और मनाली की भी दूरी उतनी ही है, तो ये जो लाइन इसको ड्रॉ मैप पे इन जगहों को हम एक साथ मिला देते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो जगह हैं वो एक इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, तो वही आपको बताना है कि इस लाइन को क्या कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इस लाइन को हम कहते हैं आइसोक्रोन लाइन। ठीक है, आइसोक्रोन लाइन क्यों? आइसोक्रोन लाइन का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, और क्रोन का मतलब होता है टाइम। ठीक है, यानी जो इक्वल टाइम टेकन होता है ना, इक्वल टाइम जो चीज होता है उसी को हम बोलते हैं आइसोक्रोन लाइन। यानी जो लाइन ड्रॉ की जाती है इक्वल प्लेस को कनेक्ट करने के लिए, उसी को हम आइसोक्रोन लाइन बोलते हैं। अब आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म का, आइसो का मतलब मैंने बताया इक्वल, और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसो थर्म। यानी जो मैप पे जो ऐसी जगह होती हैं जिनका टेम्परेचर सिमिलर होता है, उसको हम एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं और उस लाइन को क्या कहते हैं? आइसोथर्म लाइन कहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कहीं घूमने जाना है तो आप उस जगह पे क्या देख के जाओगे कि उस जगह पे क्या है। ठीक है, वहाँ का हिस्ट्री आर्ट्स, वहाँ की जो हिस्ट्री है उसको देख के जाओगे, वहाँ का लैंडस्केप देख के जाओगे। हिस्ट्री फॉर एग्जांपल आप ज़्यादातर लोग वहाँ पे राजस्थान क्यों जाते हैं? राजस्थान में क्योंकि बहुत बड़े बड़े महल हैं, वहाँ की हिस्ट्री बहुत हिस्ट्री जो बहुत है ना वो बहुत रिच है। ठीक है, लैंडस्केप फॉर एग्जांपल आप गोवा क्यों जाते हो? गोवा का लैंडस्केप इतना मस्त है। फॉर एग्जांपल बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स तो नहीं, फॉर एग्जांपल एक जो छोटे छोटे माउंटेन्स है जो वेस्टर्न घाट है, उसके लैंडस्केप बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए जाओगे। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, अगर अच्छा है तो वहाँ पे भी जाना चाहोगे आप। ठीक है, कल्चरल एंड इकॉनमी, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, इकॉनमी बहुत अच्छी है, वहाँ पे आप कम पैसे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हो। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ना, ये एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ से। ये चारों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, क्वीनरी एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड कॉलर वर्कर्स। जो क्वीनरी एक्टिविटीज़ में काम करते हैं उनको कौन से कॉलर वर्कर, उनको कौन सा वर्कर बोला जाता है? कौन सा कॉलर वर्कर बोला जाता है? फॉर एग्जांपल आपने 4th चैप्टर में जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लोग इंगेज होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर काम करते हैं, उनके आउटडोर नेचर ऑफ सर्विस की वजह से उनको प्राइमरी एक्टिविटी वो रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। ठीक है, तो क्वीनरी एक्टिविटीज़ में जो काम करते हैं उनको हम कहते हैं गोल्डन कॉलर वर्कर्स। ठीक है, रेड कॉलर वर्कर्स कौन हो गए? रेड कॉलर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होते हैं। ठीक है, ये कॉपर का तो मुझे नहीं पता कॉपर वाले कौन से होते हैं, लेकिन ब्लैक वालों को पता है। जो ब्लैक वाले जो होते हैं, ये ब्लैक वाले जो कोल माइन में काम करते हैं। ठीक है, कोल माइन में जो काम करते हैं या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनका बॉडी गंदी हो जाती है, उनको हम ब्लैक कॉलर वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, गोल्डन कॉलर वर्कर्स क्यों कहा जाता है क्वीनरी एक्टिविटीज़ वाले लोगों को? क्यों? क्योंकि ये बहुत हाई लेवल वाले पोस्ट पे है, जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है ना उस पे है, इसलिए इसको गोल्ड कॉलर वर्कर कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ यानी जो 4th सेक्टर है
along with the tertiary activities has replaced the most of the primary secondary employment as the basis of infrastructure growth एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बिल्कुल सही है, बोथ थे एंड नॉट ट्रू। इसका क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मैं समझा देता हूँ। जो क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ है और जो टर्जरी एक्टिविटीज़ है, इन्होंने टाइम के साथ ना सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिविटीज़ को पीछे छोड़ दिया एम्प्लॉयमेंट के मामले में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कुछ टाइम पहले देखोगे 1990s के या 1960s के अराउंड देखोगे, तो जो हमारी जो पूरी इकॉनमी थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होती थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती थी। ना हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ थी, ना हमारे पास कोई सर्विस सेक्टर था, कुछ नहीं था हमारे पास, सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती थी हमारी कंट्रीज़ में। फिर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आप बीच में पीरियड ऐसा देखोगे कि जो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो बढ़ती है। फिर इस टाइम पे आप देखोगे तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम सर्विस एक्टिविटीज़ कर रही हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी, फिर बीच में थोड़े टाइम के लिए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर आई, फिर अब आप देख रहे हो धीरे धीरे टर्जरी एक्टिविटीज़ जो है, सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे, इसमें एक फुल फॉर्म पूछा हुआ है, KPO का मतलब क्या होता है, ठीक है। KPO का फुल फॉर्म होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। इसको मैं अभी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, एंड तक आप बने रहो, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। KPO, BPO, आउटसोर्सिंग, ये 3 चीज़ें आपके सिलेबस में आप देखोगे तो अलग से मेंशन की हुई हैं। इससे मतलब इसका चांसेस ये है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनको अलग से समझाया है। इसका फुल फॉर्म अभी आप देख लो, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और BPO का क्या होता है, ठीक है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रूरल मार्केटिंग सेंटर। अब जैसा कि मैंने बताया, जो ट्रेड होता है ना, वो ट्रेड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होलसेल ट्रेड और दूसरा रिटेल ट्रेड। और ये जो दोनों जो ट्रेड होती हैं ना, वो मार्केट में होती हैं, और मार्केट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रूरल मार्केटिंग सेंटर, एक अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर जो है, उसी से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें से कौन सा रूरल मार्केटिंग सेंटर के बारे में इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। वर्ड पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो देखो, रूरल मार्केटिंग सेंटर आर लोकेटेड फार फ्रॉम द सेटलमेंट, ठीक है। इसको हम वो करते हैं, जो रूरल मार्केटिंग सेंटर होता है, मान लो ये जो विलेज है, रूरल मार्केटिंग सेंटर जो होता है ना, वो इसी विलेज में लगता है, ना कि इस विलेज से जो सेटलमेंट है उससे बहुत दूर लगेगा। रूरल मार्केटिंग सेंटर विलेज के अंदर ही लगता है और सेटलमेंट से बहुत नज़दीक में लगता है, ठीक है। फार नहीं, नियर होता है, ठीक है। फार नहीं, नियर होता है, ठीक है। दे सर्व एज अ ट्रेडिंग सेंटर फॉर रूरल पीपल। जो रूरल पीपल होते हैं उनके लिए ट्रेडिंग सेंटर है, बिल्कुल सही बात है। इन्वॉल्व बोथ होलसेल ट्रेडिंग एंड रिटेल ट्रेडिंग, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे होलसेल ट्रेडिंग भी होती है, रिटेल ट्रेडिंग भी होती है। आप अगर खरीदने जाओगे तो आपको छुट्टा माल भी यहाँ पे मिल जाएगा, और अगर आप थोक भाव में खरीदने जाओगे तो होलसेल ट्रेडिंग भी यहाँ पे होती है, आपको दिख जाएगी। प्रोफेशनल सर्विस आर नॉट वेल डेवलप्ड। प्रोफेशनल सर्विस नहीं डेवलप्ड होती हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विस फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत, आप अगर जा रहे हो तो आपको अगर टॉयलेट जाना है या फिर कुछ भी जाना है, वॉशरूम जाना है, तो यहाँ पे ऐसा कोई सर्विस डेवलप नहीं होता, या फिर आप फॉर एग्जांपल बहुत बड़े लेवल पे कोई सर्विस अवेलेबल नहीं होती जो आप शहरों में देख लेते हो, ठीक है। अगर आप दिल्ली में आओगे तो यहाँ पे एक पालिका बाजार है, वो फुल्ली एयर कंडीशनड है, तो ये पूरा एक प्रोफेशनल सर्विस की तरह यहाँ पे जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। इसी को हम रूरल मार्केटिंग सेंटर को हम मंडी बोलते हैं, ठीक है, मंडीज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होती हैं, जो रूरल मार्केटिंग सेंटर होती हैं, ये जो रूलर चीज़ें होती हैं ना, जो रूलर डिमांड होती हैं, उसको फुलफ़िल करती हैं। यानी जो रूलर चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल गांव में आज भी लोग बहुत ज़्यादा दही दूध खाते हैं, जो शुद्ध दही दूध होती है, तो वो यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल होती है। जो रूलर डिमांड होती है ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से फुलफ़िल की जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें तो ट्रेडिंग सेंटर्स में गेट डिवाइडेड इनटू, ट्रेडिंग सेंटर अभी मैंने बताया कि 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, कौन से, एक होलसेल ट्रेडिंग और एक रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ रिटेल ट्रेडिंग के बारे में, तो रिटेल ट्रेडिंग में क्या होता है, रिटेल ट्रेडिंग में डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाता है,
डायरेक्ट कंज्यूमर के पास आपका प्रोडक्ट जाता है, ठीक है। फिक्स्ड प्राइस होती है, ठीक है, फिक्स्ड प्राइस होती है यहाँ पे, ठीक है। और ये ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लेते। फॉर एग्जांपल इसमें इंटरनेट वर्क नहीं होता, नो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो अगल बगल जो दुकान होगी, आप देखोगी दुकान घर के बगल में, घर में हो जाता, कई लोग दुकान खोल लेते हैं, तो ये क्या होते हैं, रिटेल ट्रेडिंग होती है। ये लोग कहीं और से सामान मंगाते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर को देते हैं, ठीक है। इनका फिक्स्ड प्राइस होता है, ये नहीं कि आप अगर 5 रुपये का पार्ले जी ले रहे हो तो आपको 3 रुपये का पड़ेगा, फिक्स्ड प्राइस होता है। और ये लोग इंटरनेट का कोई काम नहीं करते, ठीक है, इंटरनेट पे इनका कोई काम नहीं होता। ये लोकल मार्केट एक होता है, वहीं पे उतने ही लोगों को अपना सर्विस देते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा अर्बन मार्केट के बारे में देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्विस होती है। अर्बन के बारे में अगर हम देखें, स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विस होती है, स्पेशलाइज्ड सर्विस। आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। आपको टैटू बनवाना है, टैटू बन जाएगा। आपको कई तरह की ब्यूटी, कॉस्मेटिक, सब चीज़ें यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सर्विस होती है जो यहाँ पे मिल जाती है। और रूरल में क्या होता है, आपको सिर्फ अपना जीवन जीने भर के लिए, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। सर्विस ऑफ एजुकेशन होता है, एजुकेशन अवेलेबल है यहाँ पे, हेल्थ, सब चीज़ यहाँ पे अच्छी खासी लेवल पे अवेलेबल होती है अर्बन ट्रेडिंग सेंटर में, ठीक है। देखो, रिटेल ट्रेडिंग कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू। रिटेल ट्रेडिंग में आप गुड्स जो होते हैं आपके, वो किसको डायरेक्ट सेल करते हो, होलसेलर को, कंज्यूमर को, रिटेलर को, किसको, तो आप सेल करते हो डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंज्यूमर को। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 11, टर्जरी सेक्टर इन्वॉल्व बोथ। टर्जरी सेक्टर में इन दोनों में इन ऑप्शन में से क्या क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्शन ट्रेडिंग होता है, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन होता है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग होता है। इनमें से क्या क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेजरी एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज होता है। क्यों? प्रोडक्शन मीन्स सर्विस का प्रोडक्शन, सर्विस का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ट्रेजरी एक्टिविटी में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब होता है आपको कोई सर्विस दे रहा है तो इन एक्सचेंज ऑफ कैश, ठीक है, कैश के एक्सचेंज में आपको सर्विस दी जा रही है, तो प्रोडक्शन भी हो रहा है और एक्सचेंज में हो रहा है, ठीक है। तो टर्जरी एक्टिविटीज में बोथ आर इन्वॉल्व, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज। ट्रांसपोर्ट, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप अपने लाइफ में इजीली रिलेट कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट अगर आप कहीं कितनी दूरी जाते हो, आप उसको कैसे मेज़र करते हो, ठीक है, कैसे मेज़र करते हो, यही आपको बताना है। फॉर एग्जांपल देखो, आप ऑप्शन देखते हैं, किलोमीटर डिस्टेंस और द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ, ठीक है, कितनी दूरी है ऐसे मेज़र कर लेते हैं हम किलोमीटर में, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। टाइम डिस्टेंस और टाइम टेकन टू ट्रेवल ऑन पर्टिकुलर रूट, कितना समय लगा हमको यहाँ से वहाँ जाने में, ठीक है, इस पे भी हम मेज़र कर लेते हैं, ठीक है, कि 2 घंटे का रास्ता है, 20 किलोमीटर का रास्ता है, ऐसे मेज़र करते हैं ना। कॉस्ट डिस्टेंस और द एक्सपेंस ऑफ ट्रेवलिंग, इसको भी कितना पैसा लगेगा यहाँ से दिल्ली जाने में। फॉर एग्जांपल आप पटना में हो, पटना से कितना टाइम लगेगा आपको दिल्ली जाने में, कितना टाइम लगेगा दिल्ली जाने में, 24 घंटे, ठीक है। आपने टाइम को इसको आपने अपने डिस्टेंस को टाइम में मेज़र कर लिया, ठीक है। कितना किलोमीटर होगा पटना, 900 किलोमीटर, आपने किलोमीटर में मेज़र कर लिया। कितना खर्च आता होगा, 2000 रुपये खर्च आते होंगे। तो आपने तीनों तरीके से उस डिस्टेंस को मेज़र कर लिया, इसलिए ये तीनों तरीके सही हैं। आप ट्रांसपोर्ट को इन तीनों तरीके से आप मेज़र कर सकते हो, किलोमीटर से डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस जो है उससे, कितना टाइम लगा उससे, और जो कॉस्ट कितना लगा उस रूट पे ट्रैवल करने के लिए, इन तीनों चीज़ों से आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाटेनरी एक्टिविटीज़। क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ इसमें से कौन कौन सी हैं, ठीक है। कैचिंग फिश, आप फिश पकड़ोगे तो उसको क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ में डालोगे, बिल्कुल नहीं। आयरन स्मेल्टिंग, आप आयरन को पिघला रहे हो, वो क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ है, ये भी नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, ये बिल्कुल है, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड है, ठीक है, बास्केट मार्केटिंग नहीं है। चलो
आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस एक्टिविटीज़ के अंडर आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी एंड क्विनरी। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट जो है सर्विस होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो होता है एक सर्विस होता है, और सर्विस किस सेक्टर में आता है, टर्जरी सेक्टर में आता है। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखो, ये सारे जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सारी क्वेश्चन PYQs के हैं, NCERT के हैं, CUET के हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर ले रहे हो ना, तो आई गारंटीड यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने बोर्ड्स में, अपने CUET में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर, यूनिवर्सिटी टीचिंग, पेपर प्रोडक्शन एंड प्रिंटिंग बुक्स सॉरी, इनमें से कौन सी क्वाटरनरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो पहला आप देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर, आप कंप्यूटर बना रहे हो तो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना, तो मैन्युफैक्चर किसका होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ये तो आएगा नहीं। यूनिवर्सिटी टीचिंग, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि नॉलेज बेस्ड है, आपको नॉलेज चाहिए पढ़ाने के लिए, आपको एक पर्टिकुलर स्किल आनी चाहिए, आपको पढ़ाना आना चाहिए, तो इसको किसमें हम डालेंगे, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्जरी एक्टिविटीज। इसमें से कौन सी टर्जरी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। फार्मिंग, वीविंग, ट्रेडिंग एंड हंटिंग। तो सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग एक टर्जरी एक्टिविटीज़ का फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये आपको दो लिस्ट दी हुए हैं, एक में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और एक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको इसमें से मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है उसको आसान करने आना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले जो आपको सबसे आसान कौन सा लगता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो इसमें से प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होगी डी का सेकंड, यानी माइनिंग जो होती है, डायरेक्ट आप नेचर से कुछ ले रहे हो तो क्या होगा, माइनिंग हो जाएगी प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी डी का सेकंड इसमें किसके कहाँ पे है, डी का सेकंड इस दो में है, ठीक है। तो ये दोनों खत्म, ये दोनों नहीं है, ठीक है। अगर हम फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ देखें, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी बी का वन, यानी देखो इसमें बी का 1 है नहीं, बी का 1 इसमें है और डी का 2 इसमें है, बिल्कुल यही सही है, ठीक है। सिंपल है, आपने दो देखी है, दो आपने देखा भी नहीं, फिर भी आपको ऑप्शन सही मिल गया, तो आप यहाँ पे सीधे लगाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो अब ये आ गया आपके लिए सरप्राइज टेस्ट। आपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ी है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से जितने भी CUET के क्वेश्चन आए थे, उन CUET क्वेश्चन को मैंने 5 क्वेश्चन निकाल के यहाँ पे रख दिए हैं। अब आप CUET के अगर स्टूडेंट हो या फिर बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, आप इसको सॉल्व करो, देखो अब से सॉल्व होता है या नहीं। मैं 2-2 मिनट में इन सबको करके आपको आंसर बता के आगे बढ़ जाऊँगा अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, तब तक आप एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहला, द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड द कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो कॉटेज, यानी कॉटेज जो हाउस होल्ड होता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ही हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है। स्मॉल स्केल में और हाउस होल्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये किस बेसिस पे अपना एक दूसरे से अलग होती हैं, तो ये अलग होती हैं प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक के बेसिस पे, ठीक है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में आप कोई भी टेक्निक नहीं यूज़ करते हो, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करते हो, लेकिन अगर आपने कोई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग खोल दी तो आपको छोटे से छोटा कुछ भी तो ज़रूर चाहिए होगा आपको कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन टेक्निक के बेसिस पे ये दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है होती है उसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फीचर नहीं है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। इंगेज्ड सेमी स्किल लेबर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सेमी स्किल लेबर होते हैं, ठीक है। इट्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड रेज लोकल परचेजिंग पावर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे एग्जांपल दूँ, अगर स्मॉल स्केल कोई गांव में कोई इंसान कुछ बना रहा है, ठीक है,
तो अगर वो बना रहा है, वो अपनी जो गुड्स है उसको मार्केट में अवेलेबल कराएगा, तो जो लोग होंगे ना वो अपना पैसा खर्च करेंगे, लोग अपना परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे, ठीक है, उसको पैसा देंगे, वो चीज़ें खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, परचेसिंग पावर भी बढ़ती है और वो अपना हेल्प करने के लिए और लोगों को अब एम्प्लॉय भी करता है, ठीक है, एम्प्लॉयड वो करता है, जॉब भी देता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द आर्टिजन्स प्रोड्यूस गुड्स इन देयर होम विद द हेल्प ऑफ फैमिली, ठीक है, विद हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स और पार्ट टाइम लेबर्स, बिल्कुल सही बात है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में या तो आप अपने घर के लोगों को यूज़ करते हो कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर पार्ट टाइम लेबर को हायर करते हो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये भी। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल नहीं, ये लेबर इंटेंसिव नहीं। अभी मैंने देखा कि आपको फैमिली मेम्बर ही होंगे तो वो भी ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग चल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें, फॉर्म द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती है उसमें से आपको फीचर बताने हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ के, इनमें से कौन से फीचर हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल नहीं बात है भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी का आप हाउस होल्ड में अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड लेबर, बिल्कुल नहीं। फिनिश प्रोडक्ट मे बी फॉर कंजप्शन इन द सेम हाउस होल्ड, आप अगर कोई बना रहे हो तो ये ऐसा भी हो सकता है कि वो जो चीज़ आप बनाओ अपने ही घर में खा जाओ उसको, बिल्कुल सही बात है ये भी। फॉर एग्जांपल आपने 5 किलो दूध से वो घी निकाला, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो घी आपने अपने घर में ही कंज्यूम कर दिया, बेचा नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। मास प्रोडक्शन नहीं होता है हाउस होल्ड लेवल पे, मास प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है उस इसमें से कौन सा नहीं होता। कैपिटल इंटेंसिव, बिल्कुल सही बात है, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। एनर्जी इंटेंसिव होता है, बिल्कुल सही बात है। टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव नहीं होता, लेबर इंटेंसिव होता है, ठीक है। अब बताओगे भैया ऐसा क्यों नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव क्यों नहीं है। अरे मेरे भाई, जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना उसमें टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव होता है, वो टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव होता है, ना कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये जो है जो अगर मॉडर्न आगे लिखा हुआ है तब तो कैपिटल इंटेंसिव भी होगा, एनर्जी इंटेंसिव भी होगा, टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव भी होगा, लेबर इंटेंसिव भी होगा। लेकिन अगर वो मॉडर्न नहीं लिखा हुआ है तो ये जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वो है। और ट्रेडिशनल अगर देखा जाए तो उसमें टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मशीनें काम करती थी और लोग काम करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, इसमें से कौन सा हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट नहीं है। हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री सेम होती है, ठीक है। मैट आप घर पे बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। शूज़ बिल्कुल बना सकते हैं। कार आप घर पे नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसमें से कार जो है ये प्रोडक्ट नहीं है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ अब यहाँ से शुरू होता है आपका एक जो बोर्ड के लिए जो 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन है वो शुरू होते हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपका पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, लेकिन याद रखना जब तक बोर्ड्स के पेपर आपके नहीं हो जाते तब तक ये क्वेश्चन को आप समझना खुद से सीख लो। तो जो इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि जो सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ है ना उसको आपको बताना है कि सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ हुआ है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करते, इसको आंसर को कैसे फ्रेम कर सकते हो। इस आंसर को आप सबसे पहले सर्विस का जो डेफिनेशन होता है ना कि सर्विस क्या होता है, सर्विस क्या होती है, अभी मैंने बताया था आपको। सर्विस मीन्स आप कोई सर्विस आप किसी को दे रहे हो और उसके एक्सचेंज में आप वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हो खुद के लिए, ठीक है। तो इसको सर्विस बोलते हैं। इसका डेफिनेशन आप पहले लिखते हैं, उसके बाद देखते कि जो आप इसके जो सर्विस सेक्टर ना उसका जो उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो आपको बतानी थी। फॉर एग्जांपल जो 50% ऑफ इंडियन जीडीपी है आज के टाइम पे, सॉरी जो 50% ऑफ इंडियन जीडीपी है यानी 40 to 50% वो आज के टाइम पे सर्विस सेक्टर पे डेवलप वो होगी है, ठीक है। और जो 30% जॉब्स जो इंडिया में है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर से ही आ रहे हैं। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली टैकल कर सकते थे और ये 3 नंबर का क्वेश्चन था तो कोई बहुत बड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, क्वेश्चन नंबर 20 देखें अगर हम, एक्सप्लेन इन द डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, ये क्यों सर्विस ज़रूरी है ये आपको बताना था, ठीक है।
तो सब इसमें भी आपको सबसे पहले सर्विस को डिफाइन करना होता, ठीक है। आप क्योंकि आपको क्वेश्चन बड़ा लिखना होता है तो आपको सब इसको आपके वर्ड्स लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक 2 लाइन में सर्विस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते थे कि बोथ प्ले मेजर रोल इन डेवलपिंग आवर कंट्रीज। जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम अपनी बैकबोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी गुड्स का ट्रांसपोर्ट होगा उतनी जल्दी आपकी इकॉनमी फ्लरिश करेगी। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों बहुत ज़रूरी हैं आपके इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट आपको हेल्प करता है जो अपने गुड्स को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है इनेबल अस टू स्टे कनेक्टेड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप देश के एक कोने से दूसरे कोने में भी है तो आप एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन आपके पास होगा तो इट्स फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते सकते हो एक दूसरे को, ठीक है। रिसोर्स आपको दुनिया के जितने भी रिसोर्स हैं आज के टाइम पे एक उस पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप कोई भी रिसोर्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो देश के दुनिया के किसी भी कोने में आप कम्युनिकेशन के थ्रू वहाँ से कॉन्टेक्ट करके उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास मंगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है एक्सप्लेन ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन वाई ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो रिफर्ड एज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। हम ट्रांसपोर्ट को हम लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं, इसको आपको 3 नंबर में एक्सप्लेन करना था, ठीक है। देखो जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रांसपोर्ट में आप गुड्स के साथ साथ मैसेजेस को, आइडियाज़ को, सब कुछ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो। जैसे आज के टाइम पे मैं एग्जांपल दूँ कि आज से 1000 साल पहले हमारे देश में ना आलू था ना मिर्चा कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं उगता था। लेकिन जब फॉरेनर आए तो वो अपना आइडिया भी ले आए, अपना कल्चर भी ले आए, अपनी लैंग्वेज भी ले आए, ठीक है। कम्युनिकेशन भी ले आया उसके ट्रांसपोर्ट, उन्होंने अपने खुद को वो भी तो एक ट्रांसपोर्टेशन ही है ना कि वहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन ही है, ठीक है। तो वो उसके साथ साथ क्या हुआ, उनके आइडियाज़ भी आए, ठीक है। उनका लैंग्वेज भी आ गया, उनका कल्चर भी आ गया, उनका खाना भी आ गया, उनका पहनावा भी आ गया, सब कुछ आया। तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना था। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप पहले अगर देखते थे तो जो लेटर होते थे ना, वो लेटर डाकी के द्वारा या फिर कोई इंसान के द्वारा लेटर में लिख के दिया जाता था। तो वो दूसरी जगह लेटर लेके दे के जाता था, और वो किस पे डिपेंड होता था, ट्रांसपोर्ट पे। यहाँ से घोड़े पे बैठ के या फिर गाड़ी की मदद से, जब फ़ोन कॉल नहीं होते थे तो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करते रहते थे। आज भी अगर आप देखो तो फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे एक रिटर्न वो चाहिए होता है, मीन्स एक रिटर्न एप्लीकेशन चाहिए होता है, तो आपको वो भी रिटर्न एप्लीकेशन भी आपको डाक के थ्रू, इंडियन पोस्ट के थ्रू आपको पोस्ट करना होता है। तो इसीलिए हम ट्रांसपोर्ट को लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अर्लियर टाइम से, और आज भी आप देखोगे तो आज भी इंडियन पोस्ट एक बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है। और बहुत सारे प्राइवेट पार्टनर भी हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो कम्युनिकेशन को इधर से उधर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को बना के लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, सॉरी। सर्विस अकर एट डिफरेंट लेवल थ्रू आउट द वर्ल्ड। सर्विस जो होती है ना वो अलग अलग लेवल पे होती है, ठीक है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल, ठीक है। सर्विस के बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर्विस ना अलग अलग लेवल पे की जाती है, ठीक है। वर्ल्ड में अलग अलग लेवल पे सर्विस की जाती है, उसी को आप एग्जांपल के थ्रू आपको बताना है, ठीक है। देखो सर्विस अलग अलग लेवल पे की जाती है, इसका मतलब होगा कि सर्विस ना कई मतलब अलग लेवल का मतलब होता है। सर्विस इंडस्ट्रीज़ को भी दी जा सकती है, ठीक है। सर्विस लोगों को भी दी जा सकती है, सर्विस दोनों को दी जा सकती है, यानी इंडस्ट्रीज़ को भी सर्विस मिल जाएगी और पीपल को भी सर्विस मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस ही है। ट्रांसपोर्ट जो है उसकी ज़रूरत इंडस्ट्रीज़ को भी है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत लोगों को भी है। यानी एक ऐसा सर्विस जो अलग अलग लेवल पे किया जा रहा है, यानी इंडस्ट्रीज लेवल पे भी किया जा रहा है और लोगों के लेवल पे भी किया, यानी पीपल के लेवल पे भी किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप बताओ ऐसे और इसको अगर डिफाइन करो
तो लोअर ऑर्डर सर्विस और हायर ऑर्डर सर्विस में इसको डिवाइड कर सकते हो। लोअर ऑर्डर सर्विस में जैसे ग्रोसरी शॉप पे हो गया सर्विस, जो ग्रोसरी शॉप पे आदमी बैठा हुआ वो भी तो आपको सर्विस ही दे रहा है, ठीक है। जो लॉन्ड्री पे जो आपके कपड़े प्रेस करता है लॉन्ड्री पे, वो भी एक सर्विस दे रहा है, ठीक है। हायर ऑर्डर सर्विस में आप देखोगे तो जैसे अकाउंटेंट हो गया, फिजिशियन हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे लेवल पे आप सर्विस को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग लेवल पे सर्विस की जाती है, ठीक है। आजकल आप देखोगे तो जो सर्विस होती है, सर्विस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा भी रेगुलेट की जाती हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ हाईवे, फिर ठीक है जो फायर ब्रिगेड है उसको आप, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो ऐसे ऐसे आप इसको क्वेश्चन को आप आराम से बना के लिख सकते थे। और फॉर एग्जाम्पल मैं एक वो इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको, इसके जितने भी आंसर हैं, एक जो इसका आइडियल आंसर होना चाहिए, ये पूरी बुक ख़त्म होने के बाद एक साथ ये 8 के 8 चैप्टर के, पूरी 8 के 8 चैप्टर के ये जितने क्वेश्चन हैं, इसके साथ साथ इसके आंसर सब कुछ एक ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है आपका। अब थोड़ा सा अब इसको आउटसोर्सिंग समझ लेते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। देखो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप, मैं एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझाता हूँ, आप अच्छे से समझाओगे। आपने 12th की जब पढ़ाई स्टार्ट की थी, ठीक है, आपको याद होगा आपने जब 12th की पढ़ाई स्टार्ट की थी तो आपके पास सारे रिसोर्सेज थे, आपके पास बुक था, आपके पास टीचर्स थे, सब कुछ था आपके पास, ठीक है। लेकिन आपने सोचा कि मैं टाइम टेबल और कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा सिलेबस का आउटलुक जो लुक होता है, इसको मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करके देख लेता हूँ कि कैसे टाइम टेबल बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे पेपर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपके पास सब कुछ होते हुए भी अपने काम को इफिशिएंट करने के लिए आपने किसी दूसरे सोर्स को चुना, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं कि आपने अपने काम को और इफिशिएंट करने के लिए दूसरे किसी सोर्स को रिलाई किया। फॉर एग्जांपल आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपने नॉलेज को, अपने काम को आउटसोर्स कर रहे हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल, इसको मैं एक जो आपकी बुक में है उसके तरफ से समझाऊँ, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में बहुत अच्छा टैलेंट है, इसको क्या होता है, इंडिया में जो IITs के जो बच्चे होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है। अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका में काम करने जाते हैं। तो ये क्या हुआ, आउटसोर्सिंग हुआ, यहाँ के लोग वहाँ पे काम करने चले गए। और अगर यही फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के लोग इंडिया में ही घूम फिर के काम कर रहे हैं तो उसको तो आउटसोर्सिंग बोलेंगे हम, अपने काम को एफिशिएंट करने के लिए। लेकिन अगर इंडिया के लोग बाहर चले जाते हैं, यानी ओवर द सी चला जाता है, ठीक है, ओवर सी लोकेशन पे जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑफ सोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑफ सोर्सिंग बोलते हैं इसी को हम, ठीक है। और देखो इसमें और कुछ बताने लायक ये है कि जो भी मैंने बता दिया कि आउटसोर्सिंग किस लिए करते हैं, क्योंकि अपने काम को और इफिशिएंट करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए आउटसोर्सिंग की जाती है, ठीक है। और ये जो आउटसोर्सिंग होती है ये बेसिकली माइग्रेंट कंट्रीज से होती है, यानी जो ऐसी पिछड़ी जो देश हैं और वहाँ पे कोई नॉलेज का बंदा है जो उसके पास अच्छी नॉलेज है तो वो दूसरे कंट्रीज़ में चला जाएगा। तो ये जो माइग्रेंट कंट्रीज़ होती हैं जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ से टैलेंट उठ के कहीं और चला जाता है। इसी को हम ब्रेन ड्रेन भी बोलते हैं, यानी जो दिमाग का जो अच्छा दिमाग है इंडिया का वो कहीं और चला जा रहा है, इसी को ब्रेन ड्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होता है, जो वहाँ के लोग हैं ना, जो नेटिव लोग हैं जैसे अमेरिका के लोग हैं, वहाँ के यूथ को ना जॉब पाने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितनी वैकेंसी थी वो इंडिया से, चाइना से, फिलीपीन से लोग जाके भर देते हैं, ठीक है। इसी को हम सिंपल से भाषा में आउटसोर्सिंग बोलते हैं। अभी एक KPO होता है, एक इसी को नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं। तो ये सिंपल वही है, जो जैसे मैंने बताया आपके पास नॉलेज है तो आप बाहर की कंट्रीज आपको हायर कर लेंगी, बुला लेंगी। तो इसी को नॉलेज, आपके पास नॉलेज है, क्वार्टरली एक्टिविटीज से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो इसी को क्वार्टरली KPO बोलते हैं, BPO बोलते हैं। चलो अब ये आपके लिए एक होमवर्क है,
यहाँ पे कई कुछ कॉलर्स दिया हुआ है और इसके नेचर ऑफ वर्क आपको बताना है। जैसे अगर आप जानते हो रेड कॉलर वर्कर्स के उसको बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स जो होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाले होते हैं, ठीक है। गोल्डन कॉलर वर्कर्स को बोला जाता है जो क्विनरी एक्टिविटीज़ के होते हैं, ठीक है। वाइट कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं, जो सैलरीड प्रोफेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल अपने 9 से 5 की जॉब कर रहे हो तो क्या होता है, इसको वाइट कॉलर वर्कर बोलेंगे, ठीक है। ग्रे कॉलर वर्कर कौन होते हैं, ठीक है, जो अपने एज के बियॉन्ड रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद वो कुछ कंपनी खोल लेते हैं। जैसे सिक्योरिटी गार्ड की मोस्ट ऑफ जो कंपनी जो है, जो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज होती हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आर्मी, ठीक है। जो आर्मी से रिटायर्ड लोग होते हैं वही एक सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी खोल देते हैं, ठीक है। तो जो अपने एज रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है ग्रे कॉलर वर्कर बोला जाता है, ठीक है। ब्लू कॉलर वर्कर कौन होते हैं, जो तिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो घंटे के बेसिस पे अर्न करते हैं, उसी को हम ब्लू कॉलर वर्कर भी बोलते हैं, ठीक है। जो पिंक कॉलर वर्कर होते हैं ये बहुत लो पेड जॉब में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, बहुत कम इनको पे किया जाता है, उसी को पिंक कॉलर वर्कर भी बोला जाता है, ठीक है। चलो ये लेक्चर आपका ख़त्म होता है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू और सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।